अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने प्रॉपरली एज ऑफ चौसर को हमने स्टार्ट करना है। अभी तक जितने लेक्चर्स हमने कवर किए उसमें हमने कैल्टिक, रोमन इन्वेजन्स, एंग्लो सैक्सन, पैगन लिटरेचर, क्रिश्चियन लिटरेचर, हिस्ट्री, उनका जो लिटरेरी वर्क था, उनके जो डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट्स हुई थी, वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट्स हुई थी उसको डिस्कस किया था। इस तरह से फिर हमने नॉर्मन के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी, डिस्कशंस की थी। आज हम एज ऑफ चौसर को शुरू करेंगे, लेकिन चौसर पर कमेंट्री करने से पहले हम उसके एज को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकली हमने तो ये डिस्कस किया हुआ था कि जो जीनियोलॉजी थी जो विलियम द कॉन्करर से शुरू होती है, यहाँ पर एज ऑफ चौसर में हमारे पास 3 किंग्स देखने को मिलते हैं। पहला जो था एडवर्ड द थर्ड था, जिसने 100 ईयर ऑफ वॉर को शुरू किया हुआ था 1337 में। 100 ईयर ऑफ वॉर को उसने ही इनिशिएट किया था, और ये वो किंग था जिसने अपनी माँ को कैद किया हुआ था और अपने द बिलविड ऑफ द बिलविड ऑफ हर मदर, उसको भी उसने मरवा दिया था। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रेट किंग था जिसने स्कॉटलैंड पर भी वहाँ पर उसने अटैक लॉन्च करने, जिस तरह से उसका जो दादा था एडवर्ड द फर्स्ट, वो जिसने वेल्स को एनेक्स किया हुआ था, एंड ही ट्राई टू इन्वेडेड द स्कॉट, बट स्कॉट रेजिस्टेंट जो था वो बहुत ही पावरफुल था एंड दे कैन नॉट कैप्चर। तो एडवर्ड द थर्ड भी इस तरह से था कि ही कुड नॉट कैप्चर द स्कॉटलैंड, रादर ही स्टार्टेड द वॉर ऑफ द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस। तो इसमें हमारे पास रिचर्ड द एडवर्ड द थर्ड भी है। उसके बाद जो उसका जो ग्रैंडसन था, जिसको मैड किंग भी कहा जाता था, रिचर्ड द सेकेंड, द ब्लैक प्रिंस का बेटा सन था। सो ब्लैक प्रिंस वाज द सन ऑफ द एडवर्ड द थर्ड, और ही वाज अ वॉरियर। एंड द एडवर्ड द थर्ड अभी जिंदा था कि उसकी जो एल्डेस्ट बेटा था, जो ब्लैक प्रिंस जिसको कहा जाता था, वो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। और एडवर्ड द थर्ड के बाद भी जो नेक्स्ट किंग होता है वो रिचर्ड द सेकेंड, जिसको मैड किंग भी कहा जाता था। और उसके बाद फिर रेवोल्यूशन के थ्रू हेनरी द फोर्थ, जो जो स- जो जॉन जॉन ऑफ गाउंट का बेटा था। जो जॉन ऑफ गाउंट वो इंसान था जिसके साथ चौसर की पॉलिटिकली एफिलिएशंस थी। तो इस तरह से इस एज में हमारे पास 3 किंग्स देखने को मिलते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके पॉलिटिकल फीचर्स, रिलीजियस फीचर्स एंड सोशली जितनी भी चीज़ें हो रही थी, जो इवेंट्स हो रहे थे यहाँ पर, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमने चौसर के वर्क को डिस्कस करना है, क्योंकि फिर हमारे लिए ईजी होगा चौसर को समझना, और चौसर के साथ साथ उसके जितने भी कंटेम्प्रेरीज है उसको समझना फिर आसान होगा। तो इस एज बहुत ही ज़्यादा इस एज को वो वोल्केनिक एज कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। पॉलिटिकली अनइंस्टेबिलिटी थी, अब पॉवर्टी थी, प्लेग था, डेथ थी, सब बहुत बीमारियां फैल रही थी। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, और तकरीबन कंट्री जो था वो वॉर करता है, तो कभी सिविल वॉर उसमें आ जाता है, कभी उसमें एक्सटर्नल वॉर्स थे, कभी इंटरनल वॉर्स, उसके नोबल्स के साथ प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पर जो कंट्री की जो कंडीशंस थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस दौर में जो मेन इवेंट्स थे वो कौन से हुए थे। सबसे पहले जो मेन इवेंट्स हुआ था, यहाँ पर मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूँगा, जिसमें हमारे पास हम उसको कहते हैं कि जो सबसे पहले जो इवेंट था उसको हम कहते हैं हंड्रेड ईयर्स ऑफ वॉर। ये हुआ था 100 ईयर ऑफ वॉर, ये किसके दरमियान हुआ था? बिटवीन द फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान हुआ था। और इसकी जो एक्चुअली जो रीजंस थी वो मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस की थी, कि नॉर्मली तो ये स्कॉटलैंड पर इग्नाइटिंग एक इवेंट ऐसा हुआ था स्कॉटलैंड में, जो सिर्फ कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए काफ़ी था। अदरवाइज़ जो उनकी जो एनिमिटी थी, उनकी जो जेलसी थी, या जो उनके दरमियान जो टेंशन था वो पहले से ही था, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड की वजह से। तो क्योंकि जो फ्रांस का जो ट्रेड था वो अब इंग्लैंड पर डिपेंडेंट था, वहाँ पर उनके रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसकी वजह से वहाँ पर एक ये वॉर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड, जो तकरीबन 116 था। इसको 100 ईयर कहा जाता है, लेकिन ये तकरीबन 116 साल रहते हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है तकरीबन 1337 से लेकर 1453 में इसकी एंड हो जाती हैं। तो ये इसका दौरानिया था। इसकी ये बैटल जो था तकरीबन 116 साल तक रही थी बिटवीन द फ्रांस एंड बिटवीन द इंग्लैंड। दूसरी जो सबसे जो अहम चीज़ थी यहाँ पर, जो
अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का जो टाई था वो फ्रांस के साथ तो टूट गया था, और यहाँ पर अपर क्लास की जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी अभी तक, और रिलीजियस क्लास की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। जो लोअर जो पीपल थे, लोअर क्लास के जो पीपल थे, वर्किंग क्लास के जो पीपल थे, दे वर स्पीकिंग ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। तो यहाँ पर मिडिल इंग्लिश को प्रेस्टीज हासिल हो गई और इंग्लिश बिकम द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई थी कि इंग्लिश बिकेम यहाँ पर द लैंग्वेज, इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पर पार्लियामेंट की भी जो लैंग्वेज थी वो भी इंग्लिश हो गई थी, बिकेम द पार्लियामेंट इंग्लिश। और यहाँ पर जितना भी जो था, जो भी जो कोर्सेज थी, चाहे वो आम लोग थे या फिर रिलीजियस टेक्स्ट थे या फिर जो करंट अफेयर थे उस दिनों के, तो ये सारे फिर अब इंग्लिश में होने लगे थे। पहले जो रॉयल क्लास था वो फ्रेंच को फॉलो कर रहे थे, एंड फ्रेंच वर द लैंग्वेज ऑफ द रॉयल फैमिलीज आर द रॉयल ऑर्डर। तो इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल जो था पेट्रियाटिज़म का थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पर आता है। हालांकि यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, कॉन्फ्लिक्ट भी ज़्यादा था बिटवीन द पीपल एंड द किंग्स एंड द नोबल्स, क्योंकि एक तो पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इकोनॉमिकली जो इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन साथ साथ इसमें यहाँ पर ये एलिमेंट ऑफ द पेट्रियाटिज़म भी आता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के साथ जब जंग शुरू होती है तो यहाँ पर इनिशियली इंग्लैंड का कुछ बैटल्स में विक्ट्री मिलती है, जिसमें एक बैटल्स अगर हम जिक्र करते हैं, ये कुछ बैटल्स का, ये 2 बैटल्स, एक बैटल्स को हम कहते हैं कि सर्सी, एंड फर्स्ट वन को, एंड सेकंड वन को हम कहते हैं कि पॉइशर्स। सो पॉइशर्स और सर्सी ये 2 बैटल्स थी जिसमें इंग्लैंड को विक्ट्री हासिल हुई थी उस दिनों। तो इसके साथ एक काम ये हुआ था कि जो नेशनल स्पिरिट था, जो पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट्स थी, नेशनल स्पिरिट था या पेट्रियाटिज़म की जो स्पिरिट थी अमंग द पीपल, वो पैदा हुआ था। इन पीपल वर प्राइड ऑफ देयर कंट्री, उसको फखर महसूस हुआ था, क्योंकि एक हीरोइक डीड्स वहाँ पर हुए थे। द पीपल ऑफ द इंग्लैंड फॉट ब्रेवली and just like a hero, so they were start celebrating the heroes and the victory of the battles। तो ये सारी चीज़ें, और वहाँ पर बहुत सारी जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स थी, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स थी वो भी वो दे संग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, ये वो गाने लगे। सो इंग्लिश जो था वो यहाँ पर नेशनल स्पिरिट भी उसमें आया था, प्राइड भी था। लेकिन साथ साथ इसके बाद जब किंग एडवर्ड की डेथ हो जाती है 1378 में, उसके बाद फिर 77 में, उसके बाद जो किंग आता है वो रिचर्ड द सेकंड होता है, जिसका दौर इंतहाई फ्राइटफुल होता है। वो बहुत ही जालिम डिस्पोटिक रूलर था, क्रूअल रूलर था। तो इसके साथ जो हम कह सकते हैं कि ये उसका जो रेन था, रिचर्ड द सेकंड का जो रेन था, रिचर्ड का सेकंड, वो कौन सा, वो इंतहाई वर्स्ट किंग था, जिसको मैड किंग भी कहा जाता है। और इंग्लैंड हैज़ एवर नोन, जो इंग्लैंड में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट था, एक तो कॉम्पिटेंट नहीं था, इनेबिलिटी भी थी उसमें, दूसरा वो क्रूअल था, वो किसी की नहीं सुनता था, वो एब्सोल्यूट पावर पर बिलीव करता था, एब्सोल्यूट मोनार्की पर बिलीव कर रहा था। वो ना बैलेंस की सुनता था, ना ही आम लोगों की सुनता था, वो अपने दिल की बस फॉलो करता था, अपनी विशेष। और वो ख़ुद भी ऐसा कोई होशियार या कोई विजनरी किंग ऐसा नहीं था कि वो अपनी कंट्री को फ्रंट से लीड करे, अपनी जो उसकी जो मुल्क के जो हालात थे उसको सही कर सके या उसको वॉर से निकाल सके, ऐसा नहीं था। बट कि एक्चुअली ही वाज कैप्रिकस एंड एक्स्ट्रावेजेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट था, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंसी करता था, पैसे खर्च करता था। ऑन द अदर हैंड जो थी वो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और जिसके साथ साथ जो टैक्सेस थे
टैक्सेस वो लोगों पर बढ़ रहे थे, उसकी वेजेस कम हो रही थी, तो लोग जो थे इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि टैक्सेस जो थी वो हद से ज़्यादा हुई थी, और ये इसको पैसे चाहिए थे सिर्फ़ और सिर्फ जंग के लिए और अपनी लेविश लाइफ को स्पेंड करने के लिए। और तो ये भी एक चीज़ थी वहाँ पर अनरेस्ट की, जो अनरेस्ट होता उन दिनों में। इसके अलावा जो फोर्थ जो अहम चीज़ हुई थी वो था हमारे पास ग्रेट प्लेग। अब ग्रेट प्लेग जो था ये एक ब्यूबोनिक डिजीज़ थी, ब्यूबोनिक डिजीज़ थी, एक डेडली डिजीज़ थी, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, जिसने तो जो चाइना से, ये भी चाइना से ही आई हुई थी, चाइना से निकली थी, क्योंकि यहाँ पर जिस्मों पर कुछ स्वेलिंग टाइप होता और उसके बाद फिर लोगों का डेथ जो था वो लाजमी होता, वो उन्होंने नहीं बच सकते थे। और यूँ भी कहा जाता था कि बहुत कम्प्लीटली टाउन्स, कम्प्लीटली विलेज मर चुके थे उन दिनों इस प्लेग से। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, जो प्लानिंग था, जो ट्रीटमेंट थी, वो बिल्कुल ज़ीरो थी, 0% थी। जो रॉयल्टी थी वो इस बारे में बिल्कुल भी तवज्जो अटेंशंस नहीं दे रही थी। तो लोग जो था वो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा मर रहे थे। तो एक किस्म का डिस्ट्रस्ट था, एक किस्म का खौफ लोगों के दरमियान पैदा हुआ था, और वो जो किंग से उन पर जो बिलीफ था वो भी उठ चुका था। तो क्योंकि इसने ये जो इसको हम ब्यूबोनिक या फिर ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ये जो ब्लैक डेथ था इसने कम्प्लीटली सिटीज़ को, कम्प्लीटली विलेजेस को डाइवर्स्टेट किया हुआ था। और इसके अलावा फिफ्थ नंबर अगर हम देखते हैं कि जो शॉर्टेज थी, लेबर भी शॉर्टेज हो गया था, लेबर शॉर्टेज था, काम नहीं मिल रहा था लोगों को। जब काम नहीं मिलता तो पॉवर्टी आती है, गुर्बत आती है, और ऊपर से टैक्सेस भी थे। तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने बच्चों को हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, हम खुद की देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हमने ये जो चीज़ें हैं, हम हमारी जो डेली नीड्स है, हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको किस तरह से पूरा करेंगे। क्योंकि जो वेजेस थी उन दिनों में, जो लेबर या फिर अगर काम मिल भी जाता उनको, तो उनकी जो वेजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, लो वेजेस थी, बहुत ही कम वेजेस थी। उनकी जो डेली वेजेस उनको मिलता था। और एक तो ये था कि वेजेस भी कम थे, उसके ऊपर मैंने जो कहा था यहाँ पर कि उसने क्या किया था, हाई टैक्सेशंस लगाए हुए थे। और हाई टैक्सेशन सिर्फ इसलिए लगाए हुए थे ताकि वो जो खर्चा था, जो वॉर पर, जो जंग पर हो रहा था, उसको पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, और हमारे किंग्स को, मतलब इंग्लैंड के किंग को जंग की पड़ी थी कि नहीं, उसने फ्रांस के साथ जंग करना है ताकि अपनी सुपरमेसी को बरकरार रख सकें। तो यहाँ पर एक बात साफ जाहिर होती है कि जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं, जो डिसीजंस मेकिंग वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपनी पावर की, अपनी डिग्निटी, अपनी जो फुलिश बेवकूफ़ाना जो उनकी जो प्राइड होता है, उनकी जो अपनी पावर के नशे में, ये लोग पावर के नशे में जो होते हैं, जो कभी भी आम लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, उनके लिए कहते हैं कि सब कुछ क्या है, अपनी फॉल्स या एम्प्टी जो रेपुटेशन है उसको वो बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोच सकते, उनके लिए उनकी बेटरमेंट के बारे में, उनकी वेलफेयर के बारे में, उनकी जो स्टेप्स थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो रिज़ल्ट ये निकला कि जो पोल टैक्स था डायरेक्टली था पेजेंट्स पर, लोगों पर डायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ था। उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो हमारे पास एक रिवोल्ट है जिसको हम पीजेंट पीजेंट्स पीजेंट रिवोल्ट ये शुरू हुआ, पीजेंट रिवोल्ट, और जिसको हम एक नाम भी देते हैं कि इसको रिवोल्ट वेट टेलर रिवोल्ट ये नाम देते हैं। एक रिवोल्ट शुरू हुआ, एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और यहाँ पर जो था, क्योंकि लोग आए कि वो नहीं बर्दाश्त कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, मज़ीद उनके लिए इन चीज़ों के साथ डील करना ना इम्पॉसिबल हो रहा था, तो वो निकल आए अगेंस्ट द किंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हुई कि किंग बजाय कि उनकी बात को सुन लेता, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेता, उनके लिए कुछ करता, किंग ने क्या किया कि किंग ने उनको क्रश करने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग मार दिए जाते हैं।
क्रश किए जाते हैं विद आयरन हैंड्स, उन पर जुल्म डाल दिए जाते हैं। जो रिबेलियंस था, जो रिवोल्ट था, जो प्रोटेस्ट था, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये प्रोटेस्ट कामयाब तो नहीं होता, लेकिन इसमें यहाँ पर एक जो रिबेलियस स्पिरिट होता है अमंग द इंग्लिश पीपल वो पैदा हो जाता है, और किंग को ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, ये रिवोल्ट मैंने बाय फोर्स ख़त्म तो कर लिया, लेकिन ये जो रिबेलियस की जो सीड्स है ये ऑलरेडी अब लोगों के माइंड में दाखिल हो चुके हैं। अब आज नहीं तो कल ये लोग फिर से उठेंगे और मेरे खिलाफ होंगे, अगेंस्ट होंगे। तो ये जो रिबेलियस स्पिरिट्स था लोगों के जहन में, ये तब से शुरू हुआ पीजेंट रिवोल्ट से। और दूसरी बात, अगर ये तो हमने किंग के हवाले से, रॉयल के हवाले से बात की, रिलीजन का भी एक अहम रोल था। रिलीजन अपनी जो रिलीजियस सोसाइटी होती है, जैसे कि आजकल हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकती है। अब ये रोल जो है वो नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। अब अगर पॉजिटिवली प्ले करना चाहती हैं तो फिर ये इसको रिलीजियस लोगों को सिंसियर रहना पड़ता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो ट्रू मैसेज होता है गॉड का लोगों तक पहुंचाना होता है। उनके मुताबिक कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी ट्रू मैसेज की तरह, मतलब जो डिवाइन मैसेज है उसकी तरह उन लोगों की ज़िंदगी हो जाए। उनकी मिज़रीज़ को कम करते हैं, उनकी तकलीफ़ात में उनके साथ शामिल होते हैं रिलीजियस लोग। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर जो सिस्टम थी अपोजिट थी। रिलीजियस क्लास जो था वो भी एक लेविश ज़िंदगी, अपनी अयाशियों में मस्त थे। वो भी किंग्स को कुछ नहीं कह रहे थे, वो भी रॉयल्स को कुछ नहीं कह रहे थे। क्यों नहीं कह रहे थे? क्योंकि जितने अयाश रॉयल लोग थे उतने अयाश भी उनके रिलीजियस लोग भी थे। करप्शंस हो रही थी चर्च में भी। जो रिलीजियस पीपल थे, प्रीस्ट, पोप, मॉन्क्स जो भी थे, वो जो उन दिनों में जितनी भी जो बुराइयां थी, चाहे वो ब्राइब्स था या चाहे फिर वो इमोरलिटी, उन सब में वो शामिल थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड घेर लिया था, टैक्सेस में उनको हिस्सा मिलता था। तो जो भी किंग जो भी लॉ पास करता टैक्सेशंस का, या भी और किसी ऐसा क्रूअल लॉ जो लोगों के लिए मानना मुश्किल था, तो चर्च किंग को सपोर्ट करता, इसलिए क्योंकि चर्च को भी अपना हिस्सा मिलता। तो यहाँ पर करप्शन ऑफ द रिलीजियस ट्रबल्स भी हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस ट्रबल्स थी वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। रिलीजियस ट्रबल्स ज़्यादा थी, जिसमें हमारे पास उसकी करप्शंस भी आती हैं, रिलीजियस की उसकी करप्शन भी है, और करप्शन इन चर्च, जिसमें हमारे पास जो बिशप्स था, जिस तरह से किंग था और यहाँ पर चर्च का बिशप होता है, वो बहुत ज़्यादा, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। वो दिन ब दिन उसकी वेल्थ में इजाफा होता था, और उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही आसान ज़िंदगी गुजार रही थी, और वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजार रहे थे ये लोग। और जो लोअर क्लर्जी थे, यहाँ तक कि बिशप जो था उसका रैंक तो अपर रैंक में आता है। जो लोअर क्लर्जी वो भी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे, वो गुस्ताख टाइप थे, वो किसी को सही से जवाब नहीं देते, सारे एक्सप्लेनेशंस को गलत करते, अपने मुताबिक एक्सप्लेनेशंस देते लोगों को। तो वो भी इग्नोरेंट्स थे, और वो भी ये जो क्लर्जी थे ये भी इग्नोरेंट्स थे। और जो इवन जो फ्रायर थे, जो सबसे जो लोअर आते हैं, जो फ्रायर जिस पर चौसर ने भी बात की थी, फ्रायर्स वो जो थे वो ग्रीडी थे, वो भी ग्रीडी एंड वो भी करप्ट थे, वो भी ऐसा नहीं थे कि सही। तो यहाँ से हम शॉर्टली कह सकते हैं कि नीचे से लेकर या ऊपर से लेकर नीचे तक, या नीचे से लेकर ऊपर तक चर्च में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ग्रीडी एंड करप्ट थे। तो यहाँ पर रिफॉर्मेशंस आती हैं, रिफॉर्मेशन पर हम आगे भी बात करेंगे। रिफॉर्मेशन शुरू हो जाती हैं, रिफॉर्मेशन इन द रिलीजन चर्च। रिफॉर्मेशन का मतलब ये था कि चर्च में इस्लाहात लाई जाए, रिफॉर्म्स लाए जाए, जिसकी बुनियाद वाइक्लिफ ने रखी थी। अब यहाँ पर जो जॉन वाइक्लिफ था उसने इस चीज़ की बुनियाद रखी थी, और इसके साथ साथ उनके जो फॉलोअर्स थे उसको लॉ लॉर्ड कहा गया, लॉ लॉर्ड। अब उसको लॉ लॉर्ड कहा गया, और इस मूवमेंट को लॉ लॉर्ड मूवमेंट भी कहा गया। अब यहाँ पर
ये हुआ कि जिन्होंने रिफॉर्म शुरू किया हुआ था वो डेफिनेटली अगेंस्ट द चर्च निकल आए थे। अब उन पर इल्ज़ाम, जिस तरह से हम यहाँ पर पाकिस्तान में ब्लेस्फेमी या प्रोफेनिटी के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि कोई भी अगर कुछ ऐसे काम कर लेता है तो फिर उसको ब्लेस्फेमी या फिर उस पर प्रोफेनिटी का एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। इस तरह से उन पर भी वहाँ पर वो चर्च के अगेंस्ट निकल आए थे, तो उन पर हेरेसी का जो एक सिस्टम था उसको हेरेसी कहा जाता था। ब्लेस्फेमी को वहाँ पर हेरेसी के नाम से दे वुड कॉल हेरेसी इफ़ समवन गोज़ अगेंस्ट द चर्च। और जो लोग या फिर जो इंसान, उसको हेरेटिक कहा जाता था कि जिसकी इस तरह से व्यूज़ आते कि वो चर्च को क्रिटिसाइज़ करता। और उसके जो सज़ा थी वो ये थी कि उस इंसान को ज़िंदा जला दिया जाता। तो लो लॉर्ड मूवमेंट के बहुत सारे फॉलोअर्स को ज़िंदा जला दिया गया था। जॉन वाइक्लिफ बच गया था, लेकिन कि उसके रॉयल्स में कुछ फ्रेंडली और रिलेशनशिप्स भी थे, इस वजह से वो बच गया था। लेकिन इसके लो लॉर्ड मूवमेंट के बहुत सारे लोगों की ज़िंदा जला दिया गया था। लेकिन इससे ये एक बात साफ ज़ाहिर हुई थी कि जो करप्शन ऑफ चर्च थी वो वहाँ पर वो लोगों को पता चल चुकी थी इस मूवमेंट से। हालांकि जो बहुत सारे लोग थे उसको मार दिया गया था, उन बहुत सारे लोगों को हेरेटिक भी कहा गया था, लेकिन जो चर्च की जो करप्शन थी वो लोगों के सामने आ चुकी थी। तो इसलिए हम वाइक्लिफ को हम ये आगे भी पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये जो था द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं, किसको कहते हैं? जॉन वाइक्लिफ को। तो इस तरह से ये जो था हमारे पास इस दौर में। फिर अगर हम लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास फिर 5 जो मेन राइटर्स हैं, 5 मेन राइटर्स हैं वो आते हैं, जिसमें जॉफरी चौसर हैं, जिसमें जॉन गवर हैं, जिसमें मैंडवेल है, जिसमें हमारे पास फिर यही वाइक्लिफ भी हैं। तो तकरीबन 5 मेन राइटर्स आते हैं एज ऑफ चौसर में। इसके अलावा एज ऑफ चौसर में चौसर के डिसाइपल्स भी आते हैं और स्कॉटिश चौसरियन भी आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके लिटरेचर को डिस्कस करना है, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो चौसर के हवाले से होगा। और चौसर को ही हमने डिस्कस करना है, क्योंकि चौसर जो था वो इंतहाई डिटेल में है और लेंथी भी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।